Hello students, how are you? In today's video, we will discuss or we will do our NCERT exercise of chapter 15. The name of the chapter is Some Natural Phenomena. Got it? इस चैप्टर में हमने नेचर में होने वाले दो फिनोमेना के बारे में स्टडी किया और वो दो फिनोमेना थे आपके लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. गॉट इट? हमने पढ़ा जो लाइटनिंग है जनरली चार्ज की वजह से होता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से. और चार्जिंग कैसे होते हैं? चार्जिंग करने के लिए हमें 3 मेथड्स होते हैं, या किसी बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं ब्रॉडली. एक तो है आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल मतलब फ्रिक्शन बाय रबिंग. ओके. सेकेंड है हमारा कंडक्शन. अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं मेटल तो कंडक्टर्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो दे ट्रांसफर देयर चार्जेस. ओके, सॉरी. एंड लास्ट में था इंडक्शन. जो हमारा लाइटनिंग इफेक्ट रहता है, जो लाइटनिंग नेचुरल फिनोमेना है, वो आपका इंडक्शन की वजह से ही होता है. गॉट इट? तो ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी और उसके अलावा हमने सेकेंड फिनोमेना पढ़ा अर्थक्वेक. और अर्थक्वेक में ये पढ़ा हमने कि अर्थक्वेक जनरली अपर पार्ट ऑफ मेंटल एंड लोअर पार्ट ऑफ क्रस्ट इसमें अकर होता है. और अर्थक्वेक से अगर आप इंडोर में हैं तो क्या हमें प्रिकॉशंस करने चाहिए, और आउटडोर हैं. दीज ऑल आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. Got it? So these were the natural phenomena. We have studied about them, and today in this video, we will discuss about its exercise. Got it? इसमें जो keywords हैं वो लगभग हम तुम्हें करवा चुके हैं keywords, and you can write the keywords by your own. And मैं आपको एक्सरसाइज एक बार क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. गॉट इट? तो एक्सप्लेनेशन से तुम्हें राइट आंसर लिख सकते हो एंड एक्सरसाइज मैं तुम्हें सेंड भी कर दूंगी. ठीक है? तो एक बार देखते हैं किस क्वेश्चन का क्या आंसर है और उस आंसर के पीछे क्या उसका कॉन्सेप्ट है. गॉट इट? तो आपका सबसे पहला जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज बाय फ्रिक्शन. इनमें से कौन सा मटेरियल फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज नहीं हो सकता. ठीक है? तो आपका जो ऑप्शन है वो है अ प्लास्टिक स्केल. प्लास्टिक स्केल तो होती है, हम प्लास्टिक स्केल को अपने हेयर से रब करते हैं. ओके, प्लास्टिक स्केल को या कॉम इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो उस पर कुछ चार्ज आ जाता है और हम जो पीसेस होते हैं पेपर के, उनको अगर हम देखते हैं अट्रैक्ट कराने की कोशिश करते हैं तो जो पीसेस होते हैं पेपर के वो उस पर स्टक कर जाते हैं. इसका मतलब जो प्लास्टिक है उस पर चार्ज ट्रांसफ़र होता है और हम रबिंग के थ्रू प्लास्टिक को चार्ज कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका कॉपर रॉड. इन्फ्लेटेड बलून को भी आप अपने सर से रब करते हो तो उसमें भी चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब आप उसको एक वॉल पे स्टक करते हो तो वो बैलून जो है वो वहाँ पर स्टिक कर जाता है. दिस मीन्स बैलून कैन बी चार्ज्ड. ओके. नेक्स्ट वूलन क्लोथ. ऑब्वियस सी बात है, हमने ठंड में देखा है ब्लैंकेट जब हम ओढ़ते हैं तो ब्लैंकेट को जब हम ऐसे हटाते हैं, ओके, तो उसमें एक स्पार्क दिखती है हमें. दिस मीन्स कि these all can be charged by friction, by rubbing. लेकिन जो कॉपर रॉड है ना, कॉपर रॉड में चार्ज ट्रांसफर आपका कंडक्शन या इंडक्शन की वजह से होगा, फ्रिक्शन की वजह से नहीं होगा, बिकॉज इट ऑलरेडी कंटेन सम चार्ज. ओके, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेटल एंड मेटल्स हैव फ्री आयंस, फ्री चार्जेस. गॉट इट? तो फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस है, उसका आंसर होगा अ कॉपर रॉड. नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस है आपका, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ. ओके, जब एक ग्लास रॉड सिल्क के क्लॉथ से रब की जाती है तो उस पे तो क्या होता है? ऑप्शंस हैं आपके. एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्जेस. नेक्स्ट है becomes positively charged while the cloth has negatively charged, and the cloth both acquire negative charge, becomes negatively charged while the cloth has
पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका आंसर होगा कि क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो इसमें आंसर होगा द क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज while the cloth has a negative charge। ओके, देखो इसमें क्या क्वेश्चन था, ग्लास रॉड को आपने सिल्क क्लॉथ से रब किया तो क्या होता है, जो सिल्क क्लॉथ होता है उस पे आपका नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज आपका ग्लास रॉड पे ट्रांसफर हो गया। तो जो सिल्क का क्लॉथ था उस पे कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो चला गया, डेफिशिएंसी हो गई नेगेटिव चार्ज की, उस पे एक्सेस में क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। तो क्लॉथ बिकम पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट इज राइट T अगेंस्ट ट्रू एंड F अगेंस्ट फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको फॉल्स एंड ट्रू स्टेटमेंट्स बताने हैं और आपको F और ट्रू लिखना है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नो। अगर किसी पे सेम चार्ज है, सेम चार्ज का मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो अगर सेम चार्जेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइक चार्जेस। ओके, और एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो उसको क्या कहते हैं, अनलाइक चार्जेस। गॉट इट? एंड वी नो दैट लाइक जो चार्जेस होते हैं, एक जैसे जो चार्जेस होते हैं उनमें हमेशा वो दूर दूर जाते हैं, दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिपल्शन, while unlike charges come closer to each other, this process is called attraction। Got it? तो इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, तो था आपका लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नो, फॉल्स। अ चार्ज्ड ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड, यस। अगर कोई ग्लास रॉड है वो चार्ज है ना, और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ है, तो उसमें बोला हुआ है अट्रैक्ट अ चार्ज, यस, अट्रैक्ट कर सकती है। ओके, ट्रू। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर तो बिल्डिंग्स में लगाया ही जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, नो। गॉट इट? डी, फॉल्स। तुम जानते हो कि जो लाइटनिंग है, जो थंडर स्टॉर्म है ना, तो वो तो जो आपके वेदर फॉरकास्ट करते हैं वो आपके प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेदर के जो साइंटिस्ट होते हैं वो आपके जो थंडर स्टॉर्म है वो उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अर्थक्वेक है इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समटाइम्स अ क्रैकलिंग साउंड इज हियर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स। बिल्कुल सही है ये, कि क्या क्वेश्चन है आपका कि जब हम स्वेटर को उतारते हैं तो हमें एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है, वो क्या होती है क्रैकलिंग साउंड, ओके, और क्यों सुनाई देती है हमें। तो द आंसर इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या होता है कि स्वेटर और हमारी बॉडी, गॉट इट, तो स्वेटर को जब हम अपनी बॉडी से उतारते हैं, रिमूव आउट करते हैं, तो हमें एक साउंड सुनाई देती है। वो क्यों सुनाई देती है, ड्यू टू डिस्चार्ज। क्या होता है कि हमारी बॉडी और स्वेटर के बीच में डिस्चार्ज होता है चार्जेस का, जिसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर होता है, ओके। और इन चार्ज ट्रांसफर की वजह से इसमें जब क्या होता है कि जब कुछ चार्ज डिस्चार्ज होता है या हम कहें चार्ज ट्रांसफर होता है, तो क्या होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमें साउंड के रूप में सुनाई देती है। ऐसा ही लाइटनिंग में भी होता है। जब लाइटनिंग में क्या होता है, एक्सेस चार्ज बीच में आते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज होते हैं वो, तो क्या होता है कि उसमें हमें थंडर आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि एनर्जी इतनी तेज होती है, वो इतनी, तो वो हमें एनर्जी साउंड एनर्जी जो होती है, एनर्जी किस रूप में सुनाई देती है, साउंड के रूप में। गॉट इट? इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन बॉडी एंड स्वेटर। At the time of electric discharge, some energy is released. In this case, energy is released
in the form of cracking sound. Got it? Now next question is explain why a charged body loses its charge if we touch it with our hand. अगर हम कोई चार्ज बॉडी अपने चार्ज को लूज क्यों करती है जब हम उसको अपनी बॉडी से टच करते हैं? तो आंसर इज कोई भी चार्ज बॉडी ओके जब हम अपनी बॉडी से उसको टच करवाते हैं तो वो अपना चार्ज को लूज कर देती है, निकाल देती है एक्सेस चार्ज को ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग. ओके, और आवर बॉडी क्या होता है एक्चुअली? आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आवर बॉडी कंटेन्स वाटर एंड वाटर में अपनी बॉडी में क्या होता है? पानी होता है, और पानी में सॉल्ट होता है, NaCl है ना. तो सॉल्ट होता है, उसमें थोड़ा सा नमकीन लगता है ना, हमें सॉल्टी होता है थोड़ा सा. अपना स्वेट देखा होगा तो इसमें पानी में भी स्वेट एंड आयंस हैं हमारे पास, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब आयंस प्रेजेंट होते हैं. तुमने देखा होगा कि जब समर सीजन होता है तो हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो हमारी बॉडी में से स्वेट निकलता है पानी के रूप में. तो उस स्वेट में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आयंस निकल जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. तो जहाँ पर भी आयंस होंगे ना, इट विल एक्ट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी से कोई चीज़, चार्ज बॉडी हमारी बॉडी से टच करती है तो वो हमारी बॉडी पे एक्सेस चार्ज डिस्चार्ज कर देती है ड्यू टू अर्थिंग, एंड आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सारे चार्ज को एक्सेप्ट कर लेती है. इस वजह से कोई भी बॉडी जो होती है वो अपना चार्ज लूज कर देती है when it comes in the contact of our body. Then okay, and it transfers the charges to the earth. Name the scale on which the destructive energy of an earthquake is measured. Name, दोबारा सुनना ये क्वेश्चन. Name the scale on which the destructive energy of an earthquake is measured. उस स्केल का नाम बताओ जिसमें अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, अर्थ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हुई क्योंकि जो अर्थक्वेक होता है जनरली वो हमें नुकसान ही पहुंचाता है. गॉट इट? और ये डिपेंड करता है कि उस अर्थक्वेक की रिक्टर स्केल पे वैल्यू क्या आती है, क्योंकि हमारे अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो जो बिल्डिंग्स हैं इतने ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि उसकी जो रिकवरी है वो सालों लग जाते हैं उसको सही करने में. तो जनरली अर्थक्वेक्स आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्केल है वो, और एन अर्थक्वेक मेजर्स 3 ऑन दिस स्केल. अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक आया और उसकी वैल्यू 3 आ रही है उस स्केल पे, तो क्या होगा? वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ? इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज? ठीक है, अब हम जानते हैं द स्केल विच इज यूज टू मेजर द सिस्मिक वेव्स और द डिस्ट्रक्टिव वैल्यू ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड रिक्टर स्केल. ओके, एंड द रीडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ऑन रिक्टर स्केल. ओके, 3 तो बहुत ज़्यादा है. ओके, तो 3 वैल्यू ऑफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक will be measured by seismograph. Okay, and it will not damage so much. Got it? And इसमें कुछ इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा. above than 5 or 6 it causes severe damages. Next question is suggest 3 measures to protect ourselves from lightning. 3 आपको methods बताने हैं. You have to tell 3 methods to protect ourselves. हम लोगों को बचाने के लिए, अपने आप को हम कैसे बचाएं from lightning. तो हम कैसे बचा सकते हैं कि जैसे रूम में कोई कवर्ड एरिया है, ठीक है, तो हमें उसके नीचे छुप सकते हैं हम. ठीक है, वी कैन स्टे अंडर कवर्ड एरिया और इनसाइड द रूम. अगर हम बाहर हैं तो हम अंदर आ जाएं, और अगर हम अंदर हैं तो जो कवर्ड एरिया है उसमें हम छिप जाएं. नेक्स्ट इज, अच्छा एक और बात है कि लाइटनिंग हो रही है, ओके, थंडर स्टॉर्म आ रहा है, तो उस टाइम हमें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, ठीक है, जो चार्ज को आसानी से कैच कर सकते हैं, वो चीज़ें हमें यूज़ में नहीं लानी चाहिए.
वी शुड नॉट टेक बाथ ऑल्सो, ओके, बिकॉज जो टैप्स होते हैं, बाथ टैप्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स, ओके, सो दे कैन गेट कैच चार्जेस इजीली। तो फर्स्ट तो हो गया आपका, हम कौन से मेजर्स अपना सकते हैं, मेजर मतलब तरीके कौन से अपना सकते हैं बचने के लिए। एक तो कवर्ड एरिया में चले जाएं हम, ठीक है। दूसरा, वी शुड नॉट यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ओके, लाइक टीवी, फोन, ओके। नेक्स्ट, वी शुड नॉट टेक बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग, हम लोगों को लाइटनिंग के ड्यूरेशन में, ओके, बाथ नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वाई अ चार्ज बैलून इज repelled by another charged balloon whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon। देखो, बैलून बैलून दोनों ही सेम मटेरियल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो हम एक क्या करते हैं, इसमें चार्ज बैलून लेके आते हैं, किसी से एक बैलून लेके आए, चार्ज है वो, किसी से रब करके लेके आए हैं हम, और दूसरा भी बैलून लेके आए जो वो भी चार्ज है। तो बैलून बैलून तो सेम मटेरियल के हैं, ओके, तो सेम चार्ज आया होगा दोनों पे। तो अगर हम दोनों चार्ज बैलून को लेके आते हैं, ओके, तो रिपेल होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब एक चार्ज बैलून है और एक अनचार्ज बैलून है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अनचार्ज और चार्ज बैलून, उसके बीच में भी ये अट्रैक्ट होंगे, उसके बीच में एक फोर्स काम करेगा, ओके। पता है ये जो अट्रैक्शन रिपल्शन है, फोर्सेस हैं जनरली, ओके। तो एक चार्ज बैलून है और एक अनचार्ज बैलून है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा और उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी वजह से जो बैलून्स, दो बैलून चार्ज बैलून्स हैं, वो तो आपस में रिपेल होंगे, और जो एक चार्ज और एक अनचार्ज बैलून है वो आपस में अट्रैक्ट होंगे। Because we know that like charges repel each other and charged balloon is repelled by another charged balloon because both the balloons contain same type of charges, okay. When a charged balloon is brought near an uncharged balloon acquires opposite charge by induction, therefore it will attract another charged balloon, okay. Next question is, describe with the help of diagram, okay, describe with the help of a diagram an instrument which can be used to detect charged body, okay। we know that अगर हमारे पास कोई चार्ज्ड बॉडी है तो चार्ज बॉडी का हम क्या नापेंगे, कितना चार्ज है उस पर और किस टाइप का चार्ज है। तो दिस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप, ओके। और उस इलेक्ट्रोस्कोप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। पता है इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है ये किसके काम होता है। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट दैट अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे काम आता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि एक बॉडी चार्ज है या नहीं है, और चार्ज है तो उस पर कौन सा चार्ज है, कितना चार्ज है उस पर, गॉट इट। तो इसमें क्या होता है, और हाँ, और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, किस मेथड पे ये काम करता है, दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट that a body is charged or not, and it works on the principle that like charges repel each other, okay। अब इसमें क्या होता है कि when the metal strip, अब जैसे सपोज मेरे को पता लगाना है कि मेरे पास एक बॉडी है, ओके, और अंदर ना इसके एक जार टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ठीक है, अंदर इसमें ना हम क्या करते हैं, देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसमें, ये ऐसा जार टाइप होता है, ओके, और ये बंद होता है इधर से, इधर हम मेटल की स्ट्रिप लगा देते हैं, जनरली एल्यूमिनियम की, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम जानना चाहते हैं ये चार्ज है या नहीं है, तो अगर ये ना सेम चार्जेस होंगे, ये मेटल है, मेटल और इस पे अगर चार्ज होंगे ना ये दूर जाएंगे, गॉट इट, और ये बहुत दूर दूर हो जाएंगे, इनके पास लेके आएंगे इसको हम, ये दूर दूर हो जाएंगे, और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो ये पास पास आ जाएंगे,
बट तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हम जो मटेरियल चेक करना चाह रहे हैं वो हमारा चार्ज है या नहीं है. गॉट इट. When the metal strips repel each other, proves that body is charged, because we know that repulsion is the surest test of electrification. देखो स्टूडेंट, अभी हमने बताया कि एक बॉडी चार्ज है और एक बॉडी अनचार्ज है, तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. ठीक है, लेकिन हम ये नहीं पता लगा सकते कि दोनों में से चार्ज हुई है वो बॉडी या नहीं हुई है, क्योंकि अट्रैक्शन तो अनचार्ज और चार्ज के बीच में भी हो सकता है. तो हमें कैसे पता चले दोनों में चार्ज है या नहीं है. तो अगर दोनों में रिपल्शन हो रहा है, दिस मीन्स बोथ बॉडीज आर चार्ज्ड बॉडीज. तो इसका मतलब कोई तुमसे कहे कि व्हाट इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन या व्हाट इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्ज. चार्जिंग का श्योर टेस्ट क्या है कि ये मटेरियल दोनों चार्ज हो चुके हैं. तो इसमें आता है आपका रिपल्शन. तो हम कह सकते हैं, तुमने 6th क्लास 7th क्लास में ही पढ़ा होगा कि रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, बिकॉज अट्रैक्शन कैन टेक्स प्लेस बिटवीन चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोरली लाइकली टू स्ट्राइक. जैसा कि मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि अर्थक्वेक जनरली वहाँ सबसे ज़्यादा आता है जहाँ वीक जोन्स होती हैं, जो सिस्मिक जोन्स होती हैं. ठीक है, दे आर वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक. ओके, ये सबसे जल्दी अर्थक्वेक को अट्रैक्ट कर सकते, अर्थक्वेक वहाँ जल्दी आ सकते हैं. तो हमें 3 स्टेट्स बतानी है. तो हम बता सकते हैं इसमें कश्मीर ले सकते हैं, राजस्थान है आपका, और गुजरात है. गॉट इट. तो what are the 3 states where earthquake is more likely to be occur? राजस्थान, कश्मीर एंड गुजरात. तो पहले अगर हम डेटास भी देखें, डेटास को स्टडी करें, तो गुजरात में कच्छ जगह है, तो वहाँ पर बहुत डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आपका आया था. गॉट इट. कश्मीर में भी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स आते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम. तुम लोग ना घर के बाहर हो एंड अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, अर्थक्वेक आ जाता है. व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक, वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? द आंसर विल बी, अगर अर्थक्वेक आ रहा है, उल्टा होता है. लाइटनिंग में तुम छुप के बैठो कवर्ड एरिया में, और अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो ओपन प्लेस पे जाओ, बाहर जाओ, अंदर मत रहो बिल्डिंग के. क्यों? क्योंकि ना अर्थक्वेक आता है तो हिलती है, सडन शेकिंग होती है, ट्रेमर्स आते हैं, झटके आते हैं, तो बिल्डिंग हम पे गिर सकती है, कोलैप्स हो सकती है, कबर्ड्स हम पे गिर सकती हैं. जो वॉल हैंगिंग टाइप मटेरियल है, जो वॉल पे हैंग करे, वो मटेरियल हम पे फॉल आउट हो सकते हैं. तो इसलिए ओपन एरिया में चले जाओ. तो वी शुड मूव एन ओपन स्पेस, वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर ट्रीज. और हमें दूसरा काम क्या करना चाहिए कि हम लोगों को टॉल ट्रीज या किसी भी शेल्टर जो है ट्रीज के नीचे हमें नहीं लेना चाहिए. ठीक है, शेल्टर अंडर ट्रीज और अंडर बिल्डिंग्स. नेक्स्ट कर सकते हैं कि इफ वी आर ड्राइविंग, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तुम आउटसाइड हो. इफ वी आर ड्राइविंग वी शुड स्लो डाउन द व्हीकल एंड मूव स्लोली अवे दैट एरिया टू अ क्लियर स्पॉट. अगर हमें जहाँ लग रहा है कि अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हमें अपने एक तो व्हीकल को स्लो कर लो. ओके, तो और हमें इस स्पेस से धीरे धीरे अलग चले जाओ दूसरे स्पॉट पे. तो 3 प्रिकॉशंस कौन सी हो गई? वी शुड मूव ऑन इन ओपन स्पेस. दूसरा, वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर ट्रीज और बिल्डिंग्स. दूसरा, वी शुड स्लो डाउन अवर स्पीड व्हेन वी आर ड्राइविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन इज, द वेदर डिपार्टमेंट, ध्यान से सुनना, द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड that a thunderstorm is likely to occur on certain day. Suppose you have to go out that day. ठीक है, would you carry an umbrella? Explain. वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है कि परसों वो लाइटनिंग होगी या थंडर स्टॉर्म आएगा और आप लोगों को उस दिन काम पे जाना है, तो क्या आप ओपन अम्ब्रेला लेके जाओगे? अम्ब्रेला अगर ओपन होता है तो वो अट्रैक्ट करता है चार्जेस को. अम्ब्रेला के अंदर तुमने देखा होगा वायर्स लगे रहते हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स लगी रहती हैं, तो इट कैन अट्रैक्ट चार्जेस. सो आंसर विल बी नो.
we will not take an umbrella, okay, at the time of thunderstorm. Taking umbrella will increase, okay, taking umbrella will increase the risk of lightning. क्यों? Because wide objects, जो खुले objects होते हैं, wide objects are very prone, ठीक है, वेरी प्रोन टू लाइटनिंग, ठीक है. तो हम लोगों को ओपन अम्ब्रेला नहीं ले जाना है बिकॉज इट कैन अट्रैक्ट चार्जेस, बिकॉज वी नो दैट वाइड थिंग्स, ओके. तो लाइटनिंग अगर हमें जाना ही है तो कुछ चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे और उन चीज़ों को हम लेके नहीं जाएंगे. गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस NCERT एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो आई होप कि तुम लोगों को जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड यू कैन डू दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक. आई विल सेंड द आंसर्स टू यू, ओके. आई विल व्हाट्सएप यू, ठीक है. तो इस चैप्टर को आप लाइन बाय लाइन रीड करना, और कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, ओके. थैंक यू सो मच.